प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग वैद्युत धारा के न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल हमने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये किरचॉफ का नियम तथा धारा परिपथ, आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। काफ़ी सारा इससे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो सभी लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए और आज का चैप्टर लिखिए धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। क्लियर हुई? सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाइए सभी लोग, वैद्युत सेल। सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखिए सभी लोग, वैद्युत सेल। क्या वैद्युत सेल? वैद्युत सेल क्या है? देखिए, वैद्युत सेल किसे कहते हैं? वे सेल, क्या? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या कहते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए, वे सेल लिखते हैं, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। क्लियर हुई बात? फिर सेकंड हेडिंग लिखिएगा, वैद्युत अपघट्य। क्या? वैद्युत अपघट्य। क्या लिखना है? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। देखिए, वैद्युत अपघट्य क्या होता है? देखिए, एक हमारे पास विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। वो विलयन काहे का होता है? वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है। क्या होता है? वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जिनमें प्लेटों को डुबोकर बनाया जाता है। बात समझ आ रही? एक हमारे पास विलयन होता है, उस विलयन में हम प्लेटों को डुबोकर बनाते हैं। अच्छा, प्लेटें क्या होती है? जरा मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे पास ये जो हमने इसमें भरा है, ये भरा है वैद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, ये हमारे पास विलयन है। इस बर्तन में क्या भरा है? वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा है। ठीक, इसमें हमने दो तरह की प्लेटें डुबो दी। ठीक, ये एक हमने ऋणावेशित प्लेट डुबा दी और फिर क्या की? एक हमने ये धनावेशित प्लेट डुबो दी। बात समझते जाना। ठीक, ये दो प्लेटें डुबो दी। ये दो प्लेटें क्या की? डुबो दी। इस क्या विलयन में डुबो दी। अच्छा, इस प्लेट को हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इस प्लेट को बोलते हैं एनोड। ठीक है, बात समझते जाना। जो धनावेशित प्लेट होती है इसे बोलते हैं एनोड बोलते हैं। जो ऋणावेशित प्लेट होती है इसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक, अब जरा इसकी परिभाषा समझो। वह विलयन जिसमें ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। जो ऋणावेशित प्लेट होती है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। एक बर्तन था, उस बर्तन में हमने वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ था। बात समझ में आ रही? क्या भरा था? वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा था। उनमें हमने दो प्लेटें डुबोकर बनाया है। बात समझ में आ रही? तो लिखेंगे वह विलयन, इसकी डेफिनेशन, वह विलयन जिसमें प्लेटों को डुबोकर, है ना, वह विलयन जिसमें प्लेटों को डुबोकर बनाया जाता है उससे या उस विलयन को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हुई बात? बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्या हुई? उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हुई? फिर से एक बार समझ लीजिए। एक बर्तन था, उस बर्तन में हमने वैद्युत अपघट्य का विलयन लिया है। उसमें हमने दो प्लेटों को डुबा है ना, डुबो कर हमने एक विलयन तैयार किया है। उस विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, वह विलयन जिसमें प्लेटों को डुबोकर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हुई? अच्छा, सेल का प्रतीक देखते हैं क्या है। हेडिंग लिखिए, सेल का प्रतीक। अगर आपसे पूछ ले कोई कि सेल का प्रतीक क्या होता है
तो सेल का प्रतीक ये होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, ये होता है सेल का प्रतीक। क्लियर हो रही। सेल अगर आपको कहीं लगा मिलता है तो आप ऐसे वाले फिगर को देखकर आप बताएंगे कि ये क्या लगा है, सेल लगा है। क्लियर हुई बात समझ में आ रही, सेल लगा है। अच्छा, सेल क्या होते हैं, हेडिंग लिखिए सेल। अगर आपसे कोई पूछ दे सेल क्या होते हैं, या सॉरी बैटरी क्या होती है, पहले सेल नहीं बैटरी समझिए, क्या बैटरी क्या है, बैटरी। ठीक, बैटरी क्या होती है, बैटरी में होते क्या है, कई सेल लगे होते हैं, बैटरी में बहुत सारे सेल लगे होते हैं। ठीक, तो कई सेलों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। तो लिखते हैं क्या, कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जिसे आप लोग चार्ज यूज़ करते हैं, लाइट जलाते हैं, उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। बात समझ में आ रही। हाँ, नोट करते रहिए आप लोग, फटाफट नोट ज़रूर कीजिए मेरे साथ। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, बैटरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही है। देखिए हम इसको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई सेल लगा है। ठीक, ये हमने क्या किया, एक प्रतिरोध ले लिया। ठीक, अगर सेल लगा है तो धारा भी प्रवाहित होगी, क्या होगी, धारा भी प्रवाहित होगी। ठीक, ये हमारे पास R ओम का कोई प्रतिरोध लगा है, ये हमारी क्या होगी, धारा होगी। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। बात समझ में आ रही, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया प्लस हो गया। ठीक है, देखते हैं हमने क्या किया, सेल द्वारा, ये सेल जो लगा है, सेल द्वारा पूरे परिपथ में, क्या सेल द्वारा लिखेंगे, सेल द्वारा क्यों आवेश, ठीक, सेल द्वारा क्यों आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W हो, क्या हो, W हो, तो E इक्वल टू जो फार्मूला होता है, E इक्वल टू जो फार्मूला होगा W अपान क्यू होगा। क्या होगा, W अपान क्यू होगा। क्लियर हो रहा है। सेल द्वारा क्यों आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर W हो तो E इक्वल टू क्या होगा, W अपान क्यू होगा। अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू हम 1 कूलाम कर दें, क्या कर दें, 1 कूलाम कर दें, बात समझते हैं ना। अगर क्यू की वैल्यू 1 कूलाम कर दें तो E इक्वल टू मिलेगा हमें W। ठीक, क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिलेगा W। अब देखते हैं परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा क्या है, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, क्या है, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में, क्या लिखेंगे, किसी क्या लिखना है, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, है ना, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में, क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आ रही, सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी सेल द्वारा किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा देखिए फार्मूला क्या मिला है, E इक्वल टू Q
Q/W, Q/W। तो इसके हम मात्रक की बात करते हैं, क्या मात्रक की। देखिए Q क्या है, कूलाम, ठीक है, कूलाम। W क्या है, कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, क्या हो जाएगा, जूल। कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, जूल। अच्छा, एक ई क्या है, ई है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल है तो आप लोग समझते होंगे कि इसका मात्रक बल होगा, न्यूटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मात्रक जो ई होगा, इसका एक मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। आप लोग ये नहीं समझना कि ये बल के खानदान से बिलोंग करता है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन बिल्कुल नहीं होगा, इसका मात्रक होगा वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा अगला, ठीक। अगला क्या होगा, अगला भी होगा इसका अर्ग प्रति ESU, ठीक। एक इसका थर्ड मात्रक ये भी होगा, लेकिन ये किसी पद्धति में नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब इसके बीमा की बात करते हैं। बीमा क्या है, Q/W, क्या है, Q/W, सॉरी W/Q है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। क्या है, W/Q है, यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा W/Q, तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, ठीक। अर्ग प्रति ESU, हाँ मात्रक बिना बीमा देखिए क्या हो जाएगा, W/Q। W की बीमा होती है mL²T-2, ठीक है। और ये एक आवेश है, आवेश की बीमा जो होती है वो 80 होती है, क्या होती है, 80 होती है, ठीक है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो mL²T-3A-1, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बीमा हो जाएगी, ठीक है, ये बीमा हो जाएगी। नोट कीजिए फटाफट, हाँ भाई नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिएगा। विद्युत वाहक बल नोट हो गया, नोट करते रहिए फटाफट। नोट करते रहिए, फिजिक्स बैठ के सुनी नहीं जाती मेरे भाई। फिजिक्स को नोट करके आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए एक हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जो EMF होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। EMF किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता। तो देखिए हम 2-4 बातें यहाँ पे लिखाएंगे, क्या किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। सबसे फर्स्ट है लिखना इसमें पॉइंट, प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर। क्या है, पहला है प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर। भाई देखा था आपने कि जैसे हमने एक बर्तन बनाया था, ये बर्तन था, इसमें हमारे पास 2 प्लेटें थी, ठीक है, ये 2 प्लेटें थी, और इन 2 प्लेटों को जितना हिस्सा इस विलयन में डूबा था उनके क्षेत्रफल पर क्या होता है, EMF निर्भर नहीं करता है। भाई प्लेटों का इतना एरिया क्या हुआ, विलयन में डूबा है, तो जितना विलयन में प्लेटों का एरिया डूबा हुआ है उन पर EMF निर्भर नहीं करता। तो निर्भर किस पर करता है, जितना प्लेटों विलयन के ऊपर है। बात समझ में आ रही, जितना विलयन के ऊपर है। तो प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर EMF निर्भर नहीं करता, ठीक है, क्लियर हुई। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखना, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक, इस पर भी निर्भर नहीं करता। ये जो दूरी है, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, इस पर भी EMF निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो रही कि नहीं बात समझ में। हाँ, नोट करते रहिए, ठीक। एक थर्ड लिखिए, वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर। वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर भी विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही। ये 3 बातें हैं जिन पर वैद्युत अपघट्य निर्भर नहीं करता है, ठीक। हाँ, अब देखिए अगली पॉइंट लिखिए कि EMF
किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो सेल की प्रकृति होती है उस पर भी वैद्युत अपघट्य निर्भर करता है। क्या लिखेंगे, सेल की प्रकृति। सेल की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है। सेल की प्रकृति मतलब अगर ये ऋणावेशित है तो इस पर निर्भर करता है, ये धनावेशित है तो इस पर निर्भर करता है, ये कैसा है, धनावेशित है तो इस पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक, सेकंड इसका है वैद्युत अपघट्य पर। ठीक, अपघट्य पर, वैद्युत अपघट्य पर भी निर्भर करता है, या वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, ऐसे लिख लीजिए ना, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो ईएमएफ होता है वो किन दो बातों पर निर्भर करता है, एक बात है सेल की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, कौन, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन में खूब पूछा जाता है। तो सेल की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, फिर वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो कैसा है। ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, वैद्युत अपघट्य की मात्रा मतलब वैद्युत अपघट्य की क्वांटिटी कितनी है, जो विलयन इसमें भरा है वो कितना है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, क्लियर हुई बात? हाँ, नोट जरूर करते रहिए मेरे साथ। हाँ, अगली हेडिंग लिखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग लिखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, देखिए सबसे पहले इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग क्या है, लिखिएगा सेल का विद्युत अपघट्य। लिखेंगे सेल का विद्युत अपघट्य। सेल का क्या, विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में, विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो अवरोध है ना, क्या, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर हुई बात? सेल का विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। नोट कीजिए फटाफट। हो गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट वाला लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो शून्य नहीं होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, ठीक। फिर हेडिंग लिखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक, देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखिए सबसे फर्स्ट हेडिंग सेल के डूबे हुए क्षेत्रफल पर। क्या लिखेंगे, सेल के डूबे हुए क्षेत्रफल पर
क्या होता है, सेल के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R होता है सेल के डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेल की प्लेटों के बीच की दूरी या प्लेटों के बीच की दूरी पर, बात समझ में आ रही, प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। थर्ड लिखिए, सेल के ताप पर, सेल के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। हाँ, फोर्थ लिखना, सेल की आयु पर, सेल की आयु, सेल की एज क्या है, सेल की एज पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। कौन, स्मॉल r, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर हुई बात, बात समझ में आ रही। नोट करते रहिए भाई, फटाफट नोट करते रहिए, थोड़ा सा नोट कीजिए। ठीक है, हाँ नोट हो गया, नोट कीजिए भाई फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेरे साथ, सेल के टर्मिनल विभवांतर। क्या लिखेंगे, सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। सेल के टर्मिनल विभवांतर जो होते हैं उन्हें हम सिरे भी कहते हैं, याद रखना, सिरे, सिर। ठीक है, सिरे भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। एक फिगर बनाते हैं सुंदर सा, देखिए हमारे पास ये क्या है, ये कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में हमने एक आंतरिक प्रतिरोध R लगाया है, बहुत सुंदर फिगर बना रहा हूँ। एक आंतरिक प्रतिरोध क्या लगाया है, R। ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। ठीक है, क्लियर हो रही कि नहीं, बात समझ में आ रही, बोलो। ये हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगाया है। जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा। और ये धारा I पूरे परिपथ में क्या हो रही है भाई, प्रवाहित हो रही है। क्लियर हो रही बात, ये धारा जो I है ये पूरे परिपथ में क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बोलो समझ में आ रही। हाँ, एक V वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया है, पूरे परिपथ को संयोजित करके रखा है। क्लियर हुई बात, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, थोड़ा सा हम इसकी, ये हमने एक आवरण लगा दिया है जो कि बैटरी सेल और आंतरिक प्रतिरोध R को संयोजित करके रखे हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। तो लिखिए, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। हमने माना है इसका जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E है। तो लिखेंगे माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है मेरे भाई, स्मॉल r है। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, सेल को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ हमने क्या किया है, सेल को बाह्य प्रतिरोध लिखेंगे, लिखिए सेल को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, कैपिटल R जोड़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे, कैपिटल R जोड़ने पर आंतरिक, है ना, जोड़ने पर आंतरिक प्रतिरोध के सिरों, आंतरिक प्रतिरोध के सिरों, है ना, क्या लिखेंगे, के सिरों के बीच धारा I, के सिरों के बीच धारा I प्रवाहित हो रही है।
ठीक है, प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, सेल के सिरे हैं, सेल के सिरों के बीच धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, माना आवेश या माना नई लाइन से लिखनी, माना सेल, क्या लिखेंगे, माना सेल द्वारा क्यों आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, क्या हो, W हो। बात समझ में आ रही है, किया गया कार्य W हो तो E इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था W अपॉन Q, क्या पढ़ा था, W अपॉन Q। अगर यहाँ से हम W इक्वल टू देखें तो E इंटू में क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, E इंटू में क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, आपने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या, IT। ठीक है, तो यहाँ से W इक्वल टू देखें तो IT इंटू में क्या लिखेंगे, E, है ना, क्या लिखेंगे, E, या इसको EIT भी लिख सकते हैं। पढ़ने के लिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, EIT। क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई, बात समझ में आ रही। अच्छा देखो, ये हमें मिली है क्या, कार्य मिला है। ये क्या मिला है, कार्य मिला है। आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों के बीच हम कार्य निकाल लेते हैं तो उसको हम W1 से प्रदर्शित करते हैं, और जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, अगर उसके बीच कार्य निकालेंगे तो उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रही। अब देखिए, हम निकाल कहाँ रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध R, क्या, आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों पर किया गया कार्य। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों पर किया गया कार्य। ठीक, किया गया कार्य। अच्छा, उसको हम क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे W1, क्या लिखेंगे, W1। अच्छा, W1 इक्वल टू, अगर हम देखें W इक्वल टू देखें तो क्या मिला है, EIT, क्या मिला है, EIT मिला है, क्या मिला है भाई, EIT। बात समझ में आ रही, क्या मिला है, EIT। अगर हम किसके बीच देख रहे हैं, किसके बीच देख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध, उनके सिरों पर अगर हम कार्य निकालते हैं तो मिलेगा हमें IRT, क्या मिलेगा, IRT। इसको समीकरण क्या मान लें, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लें, फर्स्ट मानते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा देखिए, IRT हमें क्यों मिला, I क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, T क्या है, T है जो धारा I है प्रवाहित करने में लगा समय। प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रवाहित करने में जो समय लगा है वो हम मान रहे हैं T है, तो इसे IRT के पदों में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम बाह्य प्रतिरोध है ना, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर किया गया कार्य। ठीक, किया गया कार्य, बात समझ में आ रही। तो उसे हम W2 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए W2, यहाँ पर जो हमें W2 क्या मिलेगा, W2 मिलेगा, हमें मिलेगा VIT, क्या मिलेगा, VIT। V क्या है, एक विभवांतर है, I क्या है, प्रवाहित धारा है, T क्या है, समय, लगा समय। अगर हम कुल कार्य निकालते हैं, क्या निकालें, कुल कार्य। ठीक, तो कुल कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, तो W इक्वल टू IRT हो जाएगा प्लस VIT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए I मिल रहा और T मिल रहा, ये R हो जाएगा, ये V हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अच्छा, W के स्थान पे हम लोग EIT लिख सकते हैं। देखिए इस W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, EIT। ठीक, ये हो जाएगा IT, ये हो जाएगा R प्लस का V हो जाएगा, ये IT से IT कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E R प्लस क्या हो जाएगा, V, क्या हो जाएगा, R प्लस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। हाँ, एक गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती हो गई जो कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, W इक्वल टू I स्क्वायर RT हमने जो
लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमें पावर मिल रही थी वो हमें आई स्क्वायर आर टी के पदों में मिल रही थी। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया आप लोग, तो यहाँ पर आई भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आई आर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आई आर बचेगा, ठीक है। ये क्या बचेगा आई आर बचेगा, ठीक, आई आर बचेगा। तो हमें निकालना किस किस के बीच संबंध है, टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E के बीच। टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E के बीच तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई, इधर प्लस में तो जाएगा कहाँ में माइनस में, आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये किस किस के बीच है, ये टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E के बीच है। थोड़ा सा ध्यान देना, लास्ट क्लास में अगर हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को जरूर देखें। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है कि W की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी कहाँ से मिलती है और W की वैल्यू वी आई टी कहाँ से मिलती है। ये मैंने लास्ट क्लास में जो वैद्युत धारा चैप्टर है उसमें अच्छे से क्लियर किया है। क्लियर हुई बात? हाँ, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई। हो गया? हाँ ठीक। नोट ज़रूर कीजिए, बैठ के सुनना नहीं है। फिज़िक्स बिल्कुल सिंपल, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कब जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे नहीं तो बहुत कठिन लगेगी, हैं। तो ज़रूरी है आप पढ़िए, पढ़ के ही समझिए और समझ के ही करिए, ठीक है। हाँ, कोई भी काम हो सोच समझ के करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर नोट पॉइंट लिखिएगा, कुछ नोट पॉइंट हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए अभी भी हमें फार्मूला मिला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। देखिए हम इनसे तीन बातें यहाँ से समझते हैं। देखिए क्या है, पहली बात यह है, जब सेल धारा लेता है, जब सेल धारा क्या करता है, लेता है। लिखिए, जब सेल धारा लेता है, जब सेल धारा लेता है इसका मतलब ये हुआ कि सेल जब क्या हो रहा, चार्ज हो रहा है। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि जब सेल चार्ज हो रहा है। बात समझ में आ रही? जब सेल धारा लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल आवेशित हो रहा है। समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या आवेशित हो रहा है, क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। जब सेल धारा लेता है तो इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्लियर हो रही बात समझ में आ रही? उस टाइम जो इसका V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला फंडा यहाँ पर क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर हो रही? अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात और समझो, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा या विद्युत वाहक बल, तो याद रखना यहाँ पर V ग्रेटर देन E, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है कब, जब सेल धारा ले रहा होता तब, ठीक। तो विद्युत वाहक बल वहाँ पर कम होता है और विभवांतर ज़्यादा होता है। क्लियर हुई बात? जब सेल चार्ज हो रहा हो मेरे भाई तो सेल आवेशित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, आवेशित हो रहा, आवेशन की क्रिया है, उसमें चार्जिंग हो रही, उसे हम बोलते हैं आवेशित हो रहा। वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है, बात समझ में आ रही, और ईएमएफ कम होता है। क्लियर हुई बात? अगली बात लिखिए, जब सेल धारा देता है, ठीक, जब सेल धारा देता है, ठीक है, जब सेल धारा देता है तो पहली इसकी बात क्या है, इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। इसका मतलब होता है डिस्चार्ज। कैसे बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। इससे बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग की कंडीशन में है सेल, क्या है, चार्जिंग की कंडीशन है। ऐसे क्या है, ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन में है। सेल क्या हो, निरावेशित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में है। क्लियर हुई बात कि नहीं?
बताओ भाई क्या हो रही, बात समझ में आ रही? बोलो। सेल धारा जब देता है तो क्या होता है, तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होता है। ठीक, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो V = E-IR की ही कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन इस कंडीशन में विभव का मान कम हो जाता है और विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? जब सेल धारा देता है तो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होता है। ये कंडीशन सेम रहती है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, घट जाता है। क्लियर हो रही? ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ, एक और कंडीशन यहाँ पे लिखिएगा, जब सेल क्या है, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो तो जो परिपथ होता है, परिपथ होता है वो क्या होता है, खुला परिपथ होता है। क्लियर हो रही बात, नहीं समझ में आ रही? बताओ। जब सेल क्या है, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो तो परिपथ ओपन होता है। क्या लिखेंगे, परिपथ, परिपथ खुला होता है। क्या होता है, खुला होता है। वहाँ पर धारा I का मान क्या होता है, शून्य होता है। वहाँ पर धारा I का मान क्या होता है, शून्य होता है। और विभव और विद्युत वाहक बल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जब परिपथ, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो। ये तीन कंडीशन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए भाई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिए। ठीक, नोट हो गया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी पूछ लेता है, एक नंबर में पूछता है, खूब पूछता है ये, कभी नहीं अक्सर पूछता है, इन बातों को अक्सर पूछता है। हाँ ठीक है, देखिए परिपथ में धारा है, हेडिंग लिखिएगा परिपथ में धारा है। अगर आपसे पूछ ले कि परिपथ में धारा कितनी जा रही है, परिपथ में धारा, परिपथ क्या लिख रहे हैं, परिपथ में धारा, हेडिंग लिखिएगा परिपथ में धारा। परिपथ में धारा का मान अगर आपसे पूछता है तो क्या लिखेंगे, देखिए अभी अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया है, V = E-IR। ठीक है, अच्छा V = IR होता है, V = क्या होता है, IR होता है। V = IR ओम के नियम से, है ना, V = क्या था, IR, तो हो जाएगा E-IR। ठीक है, देखिए IR हो गया, ये इधर प्लस माइनस में तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा तो IR हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया E, यहाँ से I कॉमन ले लें तो R + R हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर यहाँ से धारा पूछते हैं तो E/में R + स्मॉल r, ये क्या हो जाएगी, परिपथ में धारा का मान। नोट करते रहिए, एक एक फार्मूला कराऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल में यूज होंगे फार्मूले, वे सब फार्मूले हम प्रूफ कराएंगे, बट आप लोग मेरे साथ बने रहिए, नोट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कर दिया करें। ये बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ तक मार्कर की इंक भी नहीं लेते हैं। आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। क्लियर हुई? ये हो गई परिपथ में धारा का मान। ठीक है, परिपथ में धारा का मान। सेकंड हेडिंग लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर आपसे पूछें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, अभी हमने बताया कि सेल में धारा क्या होती है, आपसे पूछ दे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, V = क्या, V = अरे यार, V = E-IR, यही तो होता है, V = E-IR होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अभी अभी एक फार्मूला मैंने निकाला, इससे नहीं निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। ठीक, देखिए अभी अभी फार्मूला निकाला है, I = E/में R + स्मॉल r, यही तो निकाला है, R + स्मॉल r। देखिए E क्या है, E क्या है, E जो हमारे पास है विद्युत वाहक बल है, E क्या है, R क्या है, वोल्ट वो बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है।
क्लियर हो रही। अच्छा देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, क्या होता है, आई आर होता है। अगर i इज इक्वल टू निकालें तो v अपान में क्या होगा, r होगा कि नहीं होगा, बताओ v अपान में क्या होगा, r होगा। तो लिखो v अपान r इज इक्वल टू ई अपान में r प्लस स्मॉल r, ठीक है। r प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो v r प्लस स्मॉल r हो जाएगा r e हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा हमें निकालना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो ये इधर कहाँ में है, गुणे में है, तो इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, तो r और प्लस r हो जाएगा, ये e अपान v हो जाएगा, इनटू में r हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e अपॉन v, ये हो जाएगा r, ये माइनस का r हो जाएगा। भाई ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू r कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से e अपॉन v माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक। सॉरी हाँ, ये परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। अगर आपसे पूछता है तो आप निकालेंगे तो क्या मिलेगी, ये मिलेगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बताओ भाई, बात समझ में आ रही, बोलिए कोई दिक्कत। हाँ अगर आपसे पूछे परिपथ में शक्ति की गणना, हेडिंग लिखिएगा, परिपथ में शक्ति की गणना, परिपथ में शक्ति की गणना अगर आपसे पूछें तो आप कैसे बताएंगे। देखिए हमने एक फार्मूला लिखाया था लास्ट क्लास में, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अभी देखो हमने आर आई की वैल्यू निकाली है, तो क्या मिली है, E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। तो लिखते हैं P इज इक्वल टू, ये लिखेंगे E अपान में R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने पर हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यही तो मिलेगा भाई। देखो ये हो जाएगा E स्क्वायर R अपान में R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, ये परिपथ में शक्ति हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परिपथ में शक्ति हो जाएगी। नोट कीजिए फटाफट, हाँ नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। नोट कीजिए भाई। हो गया सभी का, हाँ नोट कीजिए। हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। ये हो गई शक्ति की गणना। हमने परिपथ में स्मॉल r अगर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, धारा का मान निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमने परिपथ में शक्ति निकाली है। अगर हमसे पूछ दे परिपथ में अधिकतम शक्ति क्या होगी, तो उसके लिए भी हेडिंग लिखिएगा, देखिए परिपथ में अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति, ठीक, अधिकतम शक्ति। देखिए P इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है E स्क्वायर कैपिटल R अपान में R प्लस R का होल स्क्वायर। अच्छा ज़रा देखो हम लोग करें क्या है, जैसे ये लिखा है इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें R के पदों में। क्या लिख दें, R के डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, ठीक, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R बोथ साइड। बात समझ में रही, दोनों पक्षों में कैपिटल R के साथ हम क्या कर दें, इसका अवकलन कर दें, तो मिलेगा dp अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी आर, ये हो जाएगा E स्क्वायर कैपिटल R अपॉन में ये कैपिटल R और स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा dp अपॉन डी आर इज इक्वल टू E स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो d अपॉन डी आर, ये हो जाएगा r हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो मिलेगा हमें क्या, देख तो मिलेगा क्या, हमें करते हैं तो E स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है 12th में, अंश और हर का
डिफरेंशिएशन। अगर अंश और हर दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो हर को छोड़ देते हैं, r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर d अपॉन डी आर, ये हो जाएगा कैपिटल R का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैपिटल R का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। बीच में होता है माइनस। अब हम कैपिटल R को छोड़ेंगे तो d अपॉन डी आर, ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाता है? r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हर और अंश का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th मैथ में एक डिफरेंशिएशन चैप्टर है, उसमें एक फार्मूला है, हर बटे अंश का डिफरेंशिएशन करना हो उस केस में। ठीक है, बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये ई स्क्वायर लिख लें और ये r और प्लस स्मॉल r की पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक, इनको हम क्या कर लें? बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कर सकते हैं। ये हो जाएगा r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। देखिए, r का r के पदों में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है क्या? 1 मिलता है। क्या मिलता है? 1 मिलता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, देखिए फिर माइनस का, फिर क्या लिखेंगे? माइनस का। ठीक है, तो ये r तो पहले से था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r। क्या हो जाएगा? r प्लस स्मॉल r। क्या हो जाएगा? r प्लस स्मॉल r। फिर से हम इसका करेंगे तो r का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और स्मॉल r का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा सीख लीजिए, मैथ का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी पी अपॉन में डी आर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्मॉल r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इनटू में क्या बच रहा है? देखो लिखते हैं, ये बच रहा है इस कैपिटल R स्मॉल r का होल स्क्वायर और माइनस का, ये हो जाएगा 2r और कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक, ये बच रहा है इतना, और तो कुछ बच नहीं रहा है ना। बात समझ में आ रही भाई? यही तो बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है। क्या और कुछ बच रहा है? और कुछ नहीं बच रहा ना। देखिए, और कुछ बच रहा है? और कुछ नहीं बच रहा ना। हाँ, ठीक है। देखिए, इसका हम क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर खोल लेते हैं अंदर। क्या कर लें? अंदर होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो मिलेगा क्या भाई? हमें होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो मिलेगा क्या है? मिलेगा क्या, वो हम नोट कर लेते हैं, है ना। देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर। देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलने पर हमें मिलेगा, वो हम लिख रहे हैं सीधे सीधे, आप लोग लिख लेना। तो देखिए मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन में r प्लस स्मॉल r की पावर 3 और इनटू में क्या मिलेगा? r माइनस कैपिटल R। ठीक, ये हो जाएगा डी पी अपॉन में डी आर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, आप लोग भी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन कर लिया करना। देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम। तो लिखेंगे फॉर मैक्स, ठीक, आर मिनिमम के लिए डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू 0 रखने पर। ठीक है, 0 रखने पर तो मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्मॉल r की पावर 3 और इंटू में r माइनस कैपिटल R। ठीक है, इक्वल टू 0। ये सब इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो r माइनस कैपिटल R इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R। देखिए, ये मिला हमें, क्या मिला है? अधिकतम शक्ति के लिए। ये क्या है? अधिकतम शक्ति के लिए। क्या है? अधिकतम शक्ति के लिए। ये क्या है? अधिकतम शक्ति के लिए। ठीक है, देखिए, अतः जब परिपथ में क्या लिखेंगे? अतः जब परिपथ में बाएं प्रतिरोध का मान, क्या लिखेंगे? अतः जब परिपथ में बाएं प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। क्या हो? आंतरिक प्रतिरोध के क्या हो? बराबर हो तो परिपथ की अधिकतम
अधिकतम शक्ति होती है। क्या होती है? अधिकतम शक्ति होती है। बस समझ में आ रही? अगर आपसे पूछ ले कि परिपथ की अधिकतम शक्ति निकालो, तो परिपथ की अधिकतम शक्ति क्या होती है मेरे भाई? दोनों प्रतिरोधों के बराबर होती है। दोनों प्रतिरोधों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अच्छा देखते हैं दोनों प्रतिरोधों के बराबर कैसे होगी, देखते हैं। अब हम अधिकतम के लिए देखते हैं अधिकतम शक्ति, तो लिखेंगे अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति वो क्या होगी? देखिए अभी हमने फार्मूला लिखा है P = E² कैपिटल R पान कैपिटल R और स्मॉल r का होल स्क्वायर। देखिए स्मॉल r कैपिटल R दोनों क्या मिले हैं? बराबर मिले हैं। तो अगर हम P मैक्स के लिए देखें, क्या P मैक्स के लिए अगर देखें, मतलब पावर ऑफ मैक्सिमम के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ से स्मॉल r कैपिटल R बराबर हैं, तो P मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी, चाहे हम स्मॉल r के पदों में निकालें या कैपिटल R के पदों में निकालें, तो देखिए E² कैपिटल R है। अब देखो जहाँ पे कैपिटल R है वहाँ पे हम क्या लिख लें? स्मॉल r लिख लेते हैं। तो R + R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E² हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा 2R है ना, 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा E² और कैपिटल R, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा R², I ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E² है ना, नीचे में 4R, ये क्या हो जाएगी? P मैक्स। ये क्या हो जाएगी? P मैक्स। अगर आपसे पूछ दे P मैक्स क्या होता है, तो E² 4R होता है। क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। एक मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इससे रिलेटेड, देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछता है। देखिए हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन है, जब किसी सेल का विभवांतर 5 वोल्ट, ठीक 5 वोल्ट है, तो सेल से प्रवाहित धारा क्या? सेल से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर है। जब सेल के सिरों का विभवांतर 7 वोल्ट है। कितना है? 7 वोल्ट है। तो धारा 1 एम्पियर है ना, धारा 1 एम्पियर है। सेल के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात कीजिए। देखिए V = E - IR, अभी भी मैंने फार्मूला बताया है V = E - IR। देखिए विभव का मान 5 वोल्ट, विभव का मान 5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल हमसे पूछे हैं, विद्युत वाहक बल क्या पूछे हैं? I कितनी है? 2 एम्पियर है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध भी हमसे क्या किए? पूछे हैं। ये समीकरण क्या हो गई? फर्स्ट। तो 5 = E - 2R, ये समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, हाँ ठीक। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? जब सेल के सिरों का विभवांतर 7 वोल्ट है, जब सेल के सिरों का विभवांतर 7 वोल्ट है, तो धारा का मान 1 एम्पियर है ना, तब प्रतिरोध क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध। तो 7 = E - R = क्या हो जाएगी? ये समीकरण क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर तो ये हो गया 5, ये हो गया E - 2R हो गया। ठीक, देखिए ये समीकरण क्या थी? फर्स्ट। ठीक, देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 = ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो R की वैल्यू जो 2 आ गई, वो कितनी आ गई? 2 आ गई। जो R की वैल्यू आई है 2 आई है। ठीक, जो आंतरिक प्रतिरोध R था वो उसका मान 2 आया है। R का मान समीकरण किसी में रख दो, R का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो लिखेंगे R का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक, समीकरण सेकंड क्या थी? 7 E = R थी, है ना, C E = R। तो 7 = E - 2 हो गया।
तो 7 ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा E हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक, क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक, क्या हो जाएगा वोल्ट। ये क्या हो जाएगा ओम, ये क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, क्योंकि ये है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो आज की क्लास हम अपनी यहीं बंद करते हैं। वीडियो कैसे लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।